अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था स्ट्रेस और स्ट्रेन का, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स का, जिसमें हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिस्क्राइब किया था, उसी का फर्दर बी पार्ट है। आपकी बुक का 7.2.3 टॉपिक है। आज हमने ये पढ़ना है, ठीक है। पिछले पार्ट में तो हमने स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है वो डिस्क्राइब किया था, उनका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है और स्ट्रेस स्ट्रेन के बनने से जो मॉडुलस बनता है उसको हमने डिस्क्राइब किया था। आज हमने उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है, ठीक है। तो आपके बुक में लिखा है कि जी स्ट्रेस और स्ट्रेन को अगर आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम उसके लिए एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं। उस मशीन में हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अमाउंट ऑफ फोर्स को भी मेजर करके देती है आपको, और उस फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसके अंदर जितनी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है उस डिफॉर्मेशन को भी वो आपको मेजर करके देती है। वो जो डाटा होता है फोर्स का यानी कि स्ट्रेस का और डिफॉर्मेशन का यानी कि स्ट्रेन का, आप उस डाटा को नोट करके उसकी मदद से एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। वो जो प्लॉटेड ग्राफ है वो आपकी बुक में इस फॉर्म में बना हुआ है। इस ग्राफ को हमने एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी। अब अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये आपको 4 पोर्शंस डिस्क्राइब करके बता रहा है, ठीक है। पोर्शन नंबर 1 जो है वो हमारे पास पॉइंट O से लेकर A तक है। वो आपसे कह रहा है कि पॉइंट O से लेकर A तक वाला जो पोर्शन है, या पार्ट 1 जो आपके ग्राफ का है, मैं यहाँ लिखती हूँ ताकि आप लोगों को साथ साथ इसके पॉइंट्स याद होते रहे कि ये जो पार्ट 1 है ग्राफ का, जो कि पॉइंट O से लेकर A तक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो आप ऑब्जेक्ट पर जितना जितना भी स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं ना, जैसे जैसे कि वैसे वैसे ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि आप यूं लिख सकते हैं कि पॉइंट O से A वाले जो पोर्शन है उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है जी। वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो हम कहते हैं इस केस में हमारे पास हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। हुक्स लॉ यही होता है ना कि स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और ये जो O से लेकर A तक वाला रीजन है ग्राफ का, ये आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप ऑब्जेक्ट के ऊपर से स्ट्रेस को रिमूव करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। तो इसलिए हम पॉइंट A को कहते हैं ये प्रोपोर्शनल लिमिट है या इलास्टिक लिमिट है। तो बेसिकली जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपने क्या लिखना होगा कि पॉइंट O से A में स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, और ये जो पॉइंट है ये मटेरियल की प्रोपोर्शनल लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर अगर आप फोर्स रिमूव करेंगे तो आपका मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में वापस चला जाएगा, ठीक हो गया। देन वो आपसे कह रहा है कि अगर आप पार्ट बी को देखें जो कि हमारा पॉइंट A से B पर हो रहा है, इसमें भी वो आपसे कहता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है आपस में, लेकिन इनके दरमियान में ना पहले की तरह से कंप्लीट लीनियर रिलेशनशिप फॉलो नहीं हो रहा। देखें अब आपको ये A से लेकर B तक में एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही। इसका मतलब है स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल तो है लेकिन इनके दरमियान में लीनियर रिलेशनशिप, कंप्लीट लीनियर रिलेशनशिप फॉलो नहीं हो रहा। इस केस में भी हमारे पास हुक्स लॉ तो ओबे हो ही रहा है, यानी कि अगर आप रिमूव करेंगे ऑब्जेक्ट पर लगाने वाली फोर्स को तो आपका ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चला जाएगा। यहाँ तक पॉइंट बी तक का जो पॉइंट है, जो ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको मटेरियल की इलास्टिक लिमिट को रिप्रेजेंट करके बता रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट को हम यील्ड पॉइंट का नाम दे रहे होते हैं कि जहां तक आपका मटेरियल अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है उसको हम यील्ड पॉइंट का नाम देते हैं। अब देखें इससे थोड़ा सा आगे लोअर यील्ड पॉइंट लिखा है। लोअर यील्ड पॉइंट क्यों लिखा है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं इलास्टिक मटेरियल कि आप अगर उन पर मजीद थोड़ी सी ज्यादा भी फोर्स अप्लाई करें ना, यानी कि पॉइंट C तक भी अप्लाई करें तो वो मटेरियल अपनी प्रीवियस शेप में वापस चले जाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर लोअर यील्ड पॉइंट का नाम से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है जी। देन हमारे पास जो है वो पार्ट 3 है, यानी कि जो है वो ग्राफ में हमारे पास पॉइंट नंबर C से लेकर D में रिप्रेजेंट करा है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जी यहाँ पे जो स्ट्रेस है और जो स्ट्रेन है ये आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है। स्ट्रेस स्ट्रेन आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। ये आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी के अंदर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो हमारा हुक्स लॉ है वो भी ओबे नहीं हो रहा। इसका मतलब है जब आपका हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट डिफॉर्म होगा, और आप जब फोर्स रिमूव करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं जाएगा। इसका मतलब है C से लेकर D तक का जो पॉइंट है इसे हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का पॉइंट कहते हैं। इसको हम ब्रेकिंग पॉइंट का नाम भी देते हैं, या इसको हम ब्रेकिंग स्ट्रेस का नाम भी देते हैं। क्यों कि इस पॉइंट के अंदर जब आपका ऑब्जेक्ट D तक पहुंच जाएगा ना तो आप उस पर फोर्स अगर हटा भी देंगे तो ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल स्टेट में वापस नहीं जाएगा। इसका मतलब है ये जो ग्राफ का रीजन है ये हमारा प्लास्टिक रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और नंबर 4 जो पार्ट है ये पार्ट 3 था ग्राफ का,
और नंबर 4 जो पार्ट है हमारे ग्राफ का जिसमें वो पॉइंट डी से ई तक रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें भी यही बात होगी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप में नहीं है, यहाँ पर भी हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा। इस पॉइंट को हम ई को फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं। इसका मतलब है कि पॉइंट डी के बाद अगर आपने मटेरियल पर मजीद फोर्स अप्लाई की तो आपका मटेरियल जो है ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा, ये छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि जी इसी बुनियाद पर कि अगर मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में वापस चले जाएं तो हम उसे कहते हैं दीज आर डक्टाइल मटेरियल। मतलब जो मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में वापस चले जाते हैं, इलास्टिसिटी को शो करते हैं, दीज आर कॉल्ड डक्टाइल मटेरियल। इलास्टिसिटी को शो करते हैं, दीज आर कॉल्ड डक्टाइल मटेरियल। और वो मटेरियल के जिनके ऊपर मजीद फोर्स अप्लाई करने से, पॉइंट डी के बाद मजीद फोर्स अप्लाई करने से वो मटेरियल ब्रेक डाउन हो जाते हैं, पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस किस्म के मटेरियल को हम कहते हैं दीज आर ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है ये हमारा पेपर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपने इस तरह से हेडिंग्स की फॉर्म में याद कर लेना है कि हर एक पोर्शन के अंदर, ये जो ग्राफ का हर एक पोर्शन है उसके अंदर स्ट्रेस का नाम क्या है, स्ट्रेन का नाम क्या है, हुक्स लॉ ओबे होता है या नहीं होता, स्ट्रेस स्ट्रेन के दरमियान में रिलेशनशिप क्या होता है, और आपको जो ग्राफ का वो भी कोई भी दो पॉइंट के दरमियान में जो ग्राफ का रीजन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा, इलास्टिक रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है या प्लास्टिक रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा। तो ये था हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।